हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एसजी क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बेटे, हम लोगों ने रिसेंटली अभी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट करा, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। ठीक, हमने इसके लेक्चर्स सारे कंप्लीट कर लिए, सारे टॉपिक हम लोगों ने समझ लिए। अब आज हम लोग करने जा रहे हैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और आप सभी को वैसे मालूम होगा कि जैसे सपोज करिए आपका पेपर 80 मार्क्स का है, 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, तो उसमें से 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आते हैं। तो अगर आप इसकी परसेंटेज देखें तो 25% के अराउंड आपके एमसीक्यूज आते हैं। तो इसका मतलब एमसीक्यू हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, एमसीक्यू पे कोई स्टेप मार्किंग तो होती नहीं, तो या तो आपके कंप्लीट मार्क्स आते हैं या कंप्लीट मार्क्स जाते हैं, या तो आपको 1 मार्क मिलेगा या आपका 1 मार्क जाएगा। तो इसीलिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो चलिए मैं आपको कुछ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कराता हूँ। और यहाँ पर हमारा एमसीक्यू करने का तरीका ये रहेगा कि अगर सपोज करिए हम एमसीक्यू कर रहे हैं और कोई टॉपिक ऐसा आया जिसको मुझे लगता है कि ये आपको दोबारा डिस्कस कराने की ज़रूरत है, तो मैं आपको समझाता भी चलूँगा साथ साथ। तो केवल ये टारगेट नहीं है कि हमने ABCD पे टिक लगा दिया, हमें उसका लॉजिक भी पता होना चाहिए कि हम उसे ठीक या गलत क्यों कर रहे हैं। चलिए जी, सबसे पहला हमारे सामने एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इनमें से किसकी स्टडी करते हैं? अगर आप बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम हमेशा इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो। ठीक, तो इंडिविजुअल की हम स्टडी यहाँ पर करते हैं। तो देखते हैं क्या कहता है। हम किसकी स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल यूनिट की, इकोनॉमिक एग्रीगेट की। बेटे, इकोनॉमिक एग्रीगेट मतलब, एग्रीगेट का मतलब टोटल। तो इसकी स्टडी तो हम करते हैं मैक्रो में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स आप डिटेल में क्लास 12th में पढ़ते हैं, यहाँ केवल इतना पढ़ते हैं कि मैक्रो और माइक्रो में हम किसकी स्टडी करते हैं। नेशनल इनकम मतलब पूरी कंट्री की इनकम, तो इसकी स्टडी भी हम कहाँ पर करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर? तो इसका मतलब हमारे सामने कौन सा पॉइंट है? इंडिविजुअल यूनिट। और वैसे भी हमें मालूम है माइक्रो का जो आई वर्ड है, आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। ऐसा सच में नहीं है कि इंडिविजुअल के लिए स्टैंड करता है, लेकिन इसको याद करने का एक तरीका है, आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके लिए, ऑन विच बेस स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैज बीन इंस्टॉल्ड। मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस बेस पर हम स्टडी करते हैं या हमने स्टार्ट की हैं। तो देखिए, हम हमेशा क्या मानकर चलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेट यूजेस। तो इसका मतलब वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। थर्ड ऑप्शन कहता है बोथ A एंड B, और D ऑप्शन कहता है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है बोथ A एंड B, बोथ A एंड B। यानी कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो किसकी वजह से अराइज होती हैं, क्यों होती हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम? बेटे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमें क्या करना पड़ता है? हर जगह चॉइस करनी पड़ती है। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इसलिए अराइज होती हैं क्योंकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है और हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। करेक्ट? तो करेक्ट आंसर इज बोथ A एंड B। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल। तो देखें, ह्यूमन वांट्स आर इनफाइनाइट। करेक्ट? इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? बिल्कुल सही। ये बात बिल्कुल सही है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बिल्कुल सही, ये बात भी ठीक है। स्कार्सिटी प्रॉब्लम गिव्स बर्थ टू चॉइस, बिल्कुल सही बात है। स्कार्सिटी है तभी तो हमें क्या करनी पड़ती है? चॉइस करनी पड़ती है।
तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये तीनों ही सेंटेंस बिल्कुल ठीक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ दीज। ठीक, आप में से जो बच्चे मेरे साथ साथ भी कर रहे हैं तो बेटे अपने पास आंसर भी आप नोट कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप कुछ मत करिए, आप MCQ की हर एक क्लास को 2 बार 3 बार आप रिवाइज कर लीजिए। आपको अपने पास कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट? तो आप बस इन्हीं MCQs को जो मैं टाइम टाइम पे आपको कराता रहा हूँ, हर एक चैप्टर के बाद आप उसकी क्लास को 2 बार 3 बार आप देखते रहें और आपको MCQs बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, इनमें से कौन सी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम है? अच्छा, जैसे बच्चे 11th क्लास में आते हैं ना, तो उनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो ना चीज़ों को पढ़ना नहीं चाहते आराम से। वो सोचते हैं कि जिस आंसर में ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी, अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो उसका आंसर हमेशा वही होता है। ऐसा नहीं है। 11th-12th लेवल पर टीचर जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं कि आपको लगे कि ऑल ऑफ दीज है, लेकिन उसका आंसर ऑल ऑफ दीज नहीं होता। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। अगर आप मेरी क्लासेस को ध्यान से देख पाएँ और आपने नोट्स बनाए तो मैंने बताया था, मैंने आपको सेंट्रल प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन की थी और उन सेंट्रल प्रॉब्लम्स में मैंने आपको बताया था, एक तो प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, एक होती है हाउ टू प्रोड्यूस, और एक होती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। और इन तीनों प्रॉब्लम्स को एक साथ मैंने लिखवाया भी है, आप चाहें तो जाकर उस क्लास में देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने लिखवाया भी है कि इन तीनों को एक साथ प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या रिसोर्स एलोकेशन भी कहते हैं। तो पहले तो बच्चे को ये पता होना चाहिए सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। और इसको और हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ना तो इसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते और ना ही इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते। ये दोनों ही पॉइंट हम इसके लिए यूज नहीं करते। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू। किस चीज़ के साथ, किस फैक्टर के साथ हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेट करती है? चॉइस, कंज्यूमर सिलेक्शन, फर्म सिलेक्शन, नन ऑफ दीज। क्या आपने अपने पूरे चैप्टर में कहीं ऐसा वर्ड पढ़ा कंज्यूमर सिलेक्शन, फर्म सिलेक्शन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि जो भी प्रॉब्लम है वो किस लिए अराइज होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की वजह से। और हमें चॉइस क्यों करनी पड़ती है? बिकॉज आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, आवर वांट्स आर अनलिमिटेड। तो जब हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और रिसोर्सेज का हम ऑल्टरनेट यूज कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ता है? हमें चॉइस करनी पड़ती है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच इकोनॉमी हैज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो सारे के सारे रिसोर्सेज होते हैं और हम क्या बनाएं, कैसे बनाएं, कितना बनाएं, इसे डिसाइड करने की जो अथॉरिटी है वो प्राइवेट सेक्टर के पास होती है। अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, गवर्निंग बॉडी लेती है पब्लिक सेक्टर में। और बेटे कोएग्जिस्टेंस मतलब टुगेदर, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर साथ साथ कब होते हैं? कौन सी इकोनॉमी है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों साथ मिलकर काम करते हैं? तो द आंसर इज मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में केवल प्राइवेट होते हैं, सोशलिस्ट में पब्लिक होते हैं यानी कि पब्लिक के लिए होता है सारा काम, और यहाँ पर प्राइवेट प्लस पब्लिक के लिए होता है। इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए मेरे बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन विच इकोनॉमी डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म
बेटे प्राइस मैकेनिज्म का मतलब होता है डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के बेस पर कौन सी इकॉनमी में डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक, कि भाई जिस चीज़ की डिमांड होगी हम उसी चीज़ की क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। और डिमांड और सप्लाई की मैचिंग से, देखिए ऐसे होता है। अभी वैसे आप बहुत छोटे हैं इसे समझने के लिए, क्योंकि आप 11th क्लास में अभी अभी आए हैं, फिर भी चलो मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको बिल्कुल मत समझिएगा, लेकिन अभी आप ध्यान रखिएगा। अगर सपोज करिए ये डिमांड है, अगर सपोज करिए ये सप्लाई है, तो जहाँ पर ये दोनों कट करते हैं, मिलते हैं, ये प्राइस होता है, ठीक। तो ये हमारा कौन सी इकॉनमी में होता है, ये वैसे होने को तो तीनों ही इकॉनमी में होता है, लेकिन जो हम बेस्ड मानते हैं वो मानते हैं कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी में होता है, कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी में जिस चीज़ की डिमांड सप्लाई जैसे होगी उसी हिसाब से उसका प्राइस डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीड अंडर मैक्रो। मैक्रो मतलब बेटे मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब मैंने आपको बताया था, जब हम पूरी इकॉनमी को एक साथ स्टडी करते हैं, जब हम बिगर प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं पूरे कंट्री की, तो बिल्कुल ठीक बात है, नेशनल इनकम भी मैक्रो का पार्ट है, फुल एम्प्लॉयमेंट भी मैक्रो का पार्ट है, और टोटल प्रोडक्शन भी मैक्रो का पार्ट है। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए मैं आपको बता देता हूं, इसको सोर्स ऑफ प्रोडक्शन भी आप कह सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और इसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए किस किस की रिक्वायरमेंट है। तो प्रोडक्शन करने के लिए 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। बेटे एंटरप्राइज का मतलब होता है टू बियर द रिस्क, रिस्क उठाना। तो और लैंड का मतलब केवल ज़मीन नहीं है, लैंड का मतलब है ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमें रिसोर्सेज चाहिए, लेबर चाहिए, पैसे चाहिए, रिस्क उठाना भी हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं एल, एल, के और ई से, करेक्ट। एल, एल, के, यहाँ पर कैपिटल को के से प्रेजेंट करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर होगी। चलिए आगे आते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो इस टाइम आपके सामने लिखा हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है ये कोई समझने समझाने वाला क्वेश्चन नहीं है। ये एक बड़ा सिंपल सा, एक एडम स्मिथ, एडम स्मिथ की अगर हम बात करें, बेटे ये जो चीज़ सारे नाम सामने लिखे हैं, दे ऑल आर इकोनॉमिस्ट। जैसे आपने साइंस में न्यूटन पढ़ा था, और भी बहुत सारे लोग पढ़े थे, साइंटिस्ट पढ़े थे, कोई फिजिक्स का, कोई केमिस्ट्री का, ऐसे ही इकोनॉमिस्ट में इकोनॉमिस्ट होते हैं, करेक्ट। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर जो एडम स्मिथ हैं, एडम स्मिथ को बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। और जो चाणक्य हैं, इंडियन ओरिजिन से जो चाणक्य हैं, उन्हें ओवरऑल इकोनॉमिक्स का फादर माना जाता है। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है जो आप और हम पढ़ रहे हैं, उसके फादर किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को। और एडम स्मिथ ने ये एक बुक भी लिखी थी, ये उनकी बुक का भी नाम है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। तो ये किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था। क्लियर? आगे देखिएगा, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ लॉजिक। ये किसने कहा था? ये कहा था रॉबिन्स ने। ये बस 2-4 फेमस से स्टेटमेंट्स हैं जो आपको याद रख लेने, कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ लॉजिक, लॉजिक का साइंस है। तो वो किसने कहा था? रॉबिन्स ने कहा था। नेक्स्ट आते हैं, हु वॉज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये मैंने अभी आपको बताया, एडम स्मिथ। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है 11th लेवल पर, कम ही पूछा गया लेकिन आज तक। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक्चुअली ये जो वर्ड यूज़ करा था वो रेगनर फ्रिश ने करा था सबसे पहले यूज़। उससे पहले इकोनॉमिक्स ही होता था। माइक्रो मैक्रो का जो डिवीज़न है वो रेगनर फ्रिश ने करा था।
उन्होंने कहा था कि माइक्रो अलग होना चाहिए और मैक्रो अलग होना चाहिए, यानी कि हम इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो में और एग्रीगेट की स्टडी कर रहे हैं तो मैक्रो में। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे अभी आपके सामने 4-5 जो आपको रिपीटेडली आप देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए जी, तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अभी मैंने आपको बताया लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। तो कैपिटल, लैंड भी था वहां पर, लैंड भी होता है, लेबर भी होता है, कैपिटल भी होता है। मनी की मैंने कोई आपसे बात नहीं करी बेटे। कैपिटल का मतलब होता है ऑल द रिसोर्सेज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जरूरी नहीं है कि उसके अंदर केवल पैसा ही हो, कुछ और भी हो सकता है। तो कैपिटल इज अ ब्रॉड टर्म देन दी मनी। मनी से बड़ी टर्म होती है, तो कैपिटल के अंदर अपने आप मनी आ रहा होता है। आगे चलते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर किस में स्टडी होता है? तो देखिए, जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर का बिहेवियर, तो कंज्यूमर सिंगल है तो उसका बिहेवियर स्टडी होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आगे चलते हैं। हु यूज द वर्ड माइक्रो फॉर द फर्स्ट टाइम। दोबारा से सेम क्वेश्चन है लेकिन आंसर सेम है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। माइक्रो वर्ड पहली बार किसने यूज करा था? तो अगेन आंसर इज रैगनर फ्रिश। आगे चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। प्राइस थ्योरी स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ। देखिए ध्यान से सुनिएगा, प्राइस थ्योरी किसको स्टडी करती है? व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। बेटे पहले तो ध्यान से सुनिएगा, प्राइस थ्योरी इज द अनदर नेम ऑफ माइक्रो। प्राइस थ्योरी दूसरा नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, करेक्ट। और आपको पता है उसके अंदर हम इन तीनों को ही स्टडी करते हैं। What to produce, how to produce, how much to produce and for whom to produce। ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम होती हैं और इन सेंट्रल प्रॉब्लम की हम स्टडी कहाँ पर करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक, आगे चलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करती है? देखिए ये सारे मैक्रो लेवल के कॉन्सेप्ट हैं। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो सभी के सब किस में आते हैं? ऑल ऑफ द अबव में, करेक्ट। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है। ये क्वेश्चन आई होप आप सबको अब रट गया होगा कि वांट्स आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 20। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कैन बी। क्या हो सकती हैं? आपको पता है सभी हो सकती हैं, ठीक। आगे आता है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ। बेटे थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की हमने जो बनाया है, स्टोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक, इसको हम किस में स्टडी करते हैं? तो बेटा ये तीनों ही थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, तो इसका आंसर भी क्या है? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कि हम प्रोडक्शन कैसे करें। तो ये स्पेसिफिकली किस में डील होता है? हाउ टू प्रोड्यूस में, कि हम कैसे प्रोड्यूस करें। ये एक बहुत फेमस एक यहाँ पर बुक आ रही है, हु रॉट नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट एक बुक है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये बुक लिखी थी एडम स्मिथ ने। तो एडम स्मिथ ने बुक लिखी थी नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये उसकी बुक का नाम है, करेक्ट। ये उसकी बुक है और बुक का नाम, ये बुक किसने लिखी थी? एडम स्मिथ ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्राइस थ्योरी डील्स विद। प्राइस थ्योरी किसके साथ डील करती है? बेटे किसी भी चीज़ की प्राइसिंग करनी हो आपको, करेक्ट, तो उसके साथ डील करती है। और यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो है फैक्टर प्राइसिंग और प्रोडक्ट प्राइसिंग। यहाँ पर मुझे आंसर देना था ए एंड बी, करेक्ट। तो द करेक्ट आंसर इज ए एंड बी। वेलफेयर इकोनॉमिक्स के साथ डील करती है मैक्रो, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के साथ डील करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। तो बेटे इस वर्कशीट में 24 क्वेश्चंस थे। तो अभी हमने फर्स्ट लेवल के लिए 24 क्वेश्चंस करे आपके साथ, और बाकी लेक्चर्स आपके पास हैं, आप सारे टॉपिक वहाँ से प्रिपेयर करिए। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा थोड़े से क्वेश्चन आंसर इसी चैप्टर के। एक मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे भी क्लास देख रहे हैं, कि बेटे पहली बात, ये जो क्लासेस हैं ये केवल समझाने के लिए नहीं है कि मैंने कुछ नहीं लिखवाया, कुछ नहीं करा, बस समझा के चला गया।
बेटे 11th के स्टूडेंट और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट में बहुत डिफरेंस होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो स्टूडेंट है वो केवल समझता है क्योंकि उसे केवल MCQ करने होते हैं, लेकिन जो 11th और 12th लेवल के स्टूडेंट होते हैं उन्हें एग्जाम में सब्जेक्टिव लिख के भी आना पड़ता है। तो लिखने के लिए उन्हें कंटेंट लर्न भी होना चाहिए, उनके पास प्रॉपर नोट्स भी होने चाहिए। इसीलिए मैं आपको हर एक टॉपिक में इतना कंटेंट देता हूं कि आप उससे अपने नोट्स बना पाएं। तो आप लोग अपने नोट्स बनाते रहें, या आप किसी रिफ्रेशर की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक, कोई भी रिफ्रेशर आप परचेज कर सकते हैं, तो उस रिफ्रेशर को मेरे लेक्चर्स देखकर आपको समझने में हेल्प मिल जाएगी। तो केवल ये मत सोचिएगा कि हमें समझ में आ गया तो हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। आपको समझने के साथ साथ लिखने की भी प्रैक्टिस सही होनी चाहिए, तो ही आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छे से तैयारी करें, सही से नोट्स बनाते रहें। थैंक यू।